दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम सीटेट का एग्ज़ाम जो कि 6 फरवरी 2023 को हुआ था उसका जो ईवीएस का पोर्शन है उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा। वहाँ पर भी आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि हमने कई वीडियोज़ अभी सॉल्व करा चुके हैं जो कि पिछले बार पेपर ऑनलाइन जो हुए थे आप लोगों के। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, कहीं नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं ईवीएस का जो क्वेश्चन नंबर पहला है फर्स्ट है वो ये है कि निम्नलिखित में से वह युग्म चुनिए जो कि हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। कहने का मतलब है एक तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इससे मिलकर बना है। देखिए असम और उड़ीसा जो है वो आपके राज्य हैं, उत्तराखंड और मेघालय भी स्टेट हैं, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट है। इसका जो ऑप्शन नंबर पहला होगा वही सही होगा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के 3 समुद्र तटीय राज्य कौन से हैं। मतलब भारत की समुद्री रेखा से जो 9 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते, स्टेट लगे हुए हैं समुद्र तटीय रेखा से। अब इसमें बताना है 3। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वही सही होगा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसमें एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसीलिए जो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर आता है मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य बताइए। मतलब मध्य प्रदेश के से सीमा से लगे हुए 3 राज्य कौन से हैं? एक तो गुजरात है आपका, एक महाराष्ट्र हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो सही है बिल्कुल सही है पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 बजे चली थी, 20:30 पर चली थी। 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ही मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 53 किलोमीटर होगा और डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम के तरीके को अपनाते हैं? झूम की खेती किस स्टेट में भारत की होती है? झारखंड में होती है, मिजोरम में होती है, असम में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है। आप लोग भी बताने की कोशिश करिए दोस्तों। इसका जो आंसर नंबर दूसरा है वही सही है, मिजोरम में झूम की खेती होती है। और झूम की खेती में क्या होता है, फसल को काटा नहीं जाता, फसल को जब पूरी हो जाती है तो उसे काट लिया जाता है, काटने के बाद उसको जला दिया जाता है और जो उसकी जली हुई जो मटेरियल बचता है वो खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। मतलब कहने का बहुत तेज होती है, जो हमारी तुलना में वस्तुओं पर 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कबूतर तोता नहीं होगा, कौआ और कोयल भी नहीं होगा, गिद्ध और फाख्ता भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा चील और बाज होगा। ये हम लोगों पर 4 गुना दूरी पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को भी बताना है, मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। कहना है मतलब एक जोड़ा चुनना है आपको। हैजा और म्यादी बुखार मच्छरों से नहीं होता, हैजा मलेरिया भी नहीं होता, म्यादी बुखार मलेरिया भी नहीं होता। इसका जो आंसर नंबर चौथा है वही से हुआ डेंगू और चिकनगुनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है और आपको खुद पढ़ना है और इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्र की एक लड़की है ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। कहने का मतलब बता दिया है कि हमारे राज्य में कैसे घर होते हैं। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत होती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बने होते हैं। हमारे घर की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो कहाँ होती हैं? हिमाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, लद्दाख में। दोस्तों बताइए आप लोग। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ही है वो बिल्कुल सही होगा, हिमाचल प्रदेश की घरों की ये सारी विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट होते हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर कौन सा है ये आपको बताना है।
उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद या श्रीनगर। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो चौथा होगा, श्रीनगर। श्रीनगर में ही डल झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मच्छरों से। मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में हमें ढूंढ सकते हैं। मतलब किस तरीके से अंधेरे में हम लोगों को ढूंढते हैं? हमारी सांसों से, या छोड़ी गई सांस की वायु की गर्मी से, या हमारी सांस की स्मेल से, या हमारे पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। इसका जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा, पैरों की तलवों की गंध से वो हमें देख लेते, मतलब समझ लेते हैं, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कूट दिया हुआ है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इसका हल दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो लाल मिर्च है। लाल मिर्च है, कूटी जाती है, पीसी जाती है, भोजन में बहुत तीखा कर देती है और मुंह से सीसी निकलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी ओक से। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, तो ये आपको बताने हैं कौन कौन सही है। दोस्तों पहला जो इसका ऑप्शन नंबर है वो तो बिल्कुल सही है कि इस पेड़ के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी होता है और इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट जो बिल्कुल गलत है कि इसमें कीड़ा लग जाता है। इसी लकड़ी से इमारती लकड़ी की भांति प्रयोग किया जाता है। छायादार वृक्ष ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। दोस्तों ये तो गलत होगा, लेकिन जो डी वाला है वो सही होगा। इसका जो आंसर है ए, बी और डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ही होगा, गोवा। गोवा के लोग जो होते हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, मतलब शिक्षक कैसा होगा तो पर्यावरण ईवीएस जो है बहुत ही प्रभावशाली होगा। विषय में परंपरागत होगा, या शिक्षक ने उद्देश्य के पाठ प्रारंभ में बता दिए हैं, या विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, मतलब इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन आता है इसका क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्ण बातों में आसानी से समझता है। ये तो बात कुछ सही लग रही है। बच्चा अमूर्त से तो बिल्कुल नहीं सीखता, मूर्त से सीखता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। संपूर्ण बताने और रटना तो बिल्कुल गलती बताया है। बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक विकास कर लेता है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो इसका पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल सही है कि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवलोकन होगा। क्या होगा? अवलोकन राइट आंसर होगा। ये भी दत्तकार्य भी गलत है, जांच सूची भी गलत है और लिखित प्रश्न भी गलत है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। कहने का मतलब क्रिएटिविटी का साधन नहीं है। भाई व्याख्यानात्मक अभिलेख तो है, पोर्टफोलियो भी है, क्रम निर्धारण, रेटिंग मापनी भी है, लेकिन दोस्तों जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। वह कौशल क्या क्या है, मतलब आप लोग पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र से क्या क्या चीज सीख सकते हैं। ग्लोब का मापन, रेखाओं की स्थिति प्रयोग करना, ये तो गलत है। ड्राइंग का भी मतलब गलत है इसमें। अर्थपूर्ण कौशल से कोई मतलब ही नहीं है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल ही मानचित्र होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, मतलब एक एक्टिविटी करके दिखाता है। तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का कौशल का विकास होगा। भाई क्या डूबा है, क्या पानी में तैरता है, क्या पानी में डूबता है, इस चीज की एक्टिविटी करके दिखा रहा है। तो बच्चों के अंदर किस प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। अवलोकन का होगा, पहचानना होगा, पानी के प्रति संवेदना होगी या समझ होगा। आप लोग भी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से।
दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अवलोकन होगा। क्या होगा? वो ऑब्जर्वेशन करेगा कि क्या चीज पानी में डूबेगी और क्या चीज पानी में तैरेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना मतलब बढ़ावा देना, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल का उदाहरण नहीं है? ये आपको बताना है। दोस्तों अवलोकन जो है बिल्कुल होना चाहिए, इससे ऑब्जर्वेशन होता है बच्चे का, निष्कर्ष भी निकालना ये भी बिल्कुल सही है, पूर्व अनुमान भी करना ये भी सही है, लेकिन निर्धारित किसी चीज को करना ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका तीसरा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, मतलब ईवीएस के अंदर कौन सी एक अच्छी एक्टिविटी होना चाहिए? तो दोस्तों पहला ही इसका सही आंसर होगा, वास्तविक जीवन पर आधारित हो, मतलब रियलिटी पर आधारित हो, विद्यार्थियों के लिए आनंददायक हो, मतलब इंटरेस्टिंग हो, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें आ जाता है किसी भी चीज़ की योजना बनाइए, उसके बाद आता है क्रियाकलाप का संचालन करना, एक्टिविटी पर वर्क करना, फिर आता है आपका प्रक्रम पर विचार करना, मतलब क्या विचार करना है, उसके बाद दोहराना आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य क्या है? इसको आपको कमेंट में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगम करता बनाता है, पहला ऑप्शन होगा। विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, दूसरा ऑप्शन हो गया। बच्चे परियोजना करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत होते हैं, या बच्चों को अभिसारी चिंतन के लिए अवसर प्रदान होते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका दूसरा होगा, क्योंकि इसमें विविध संसाधनों की बात की जा रही है, मतलब अलग अलग संसाधनों को इकट्ठा करके उनके साथ काम करने की बात की जा रही है। यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान से, क्योंकि समस्या का मैं समाधान किस तरीके से करना चाहिए। समस्या समाधान में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहला क्या आता है, समस्या को परिभाषित करेंगे कि समस्या क्या है आपके पास, फिर समस्या का एनालाइज करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, फिर क्रिया के लिए संभावित चर्चा करेंगे, मतलब उस पर बातचीत करेंगे, फिर परिणाम का मूल्यांकन होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है वही पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं, मतलब कम्युनिटी के संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो ये तो नहीं हो सकते। इसका जो आंसर होगा बड़े संसाधनों में आता है। सामुदायिक, दुकानदार भी समाज के अंदर होता है, शिक्षक भी होते हैं और माता पिता भी होते हैं, यही इसका आंसर है। और मोबाइल फोन ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। परिवार से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मूल्यांकन का एकमात्र तरीका यही नहीं है, और भी तरीके हमारे पास हैं। गृह कार्य से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर है चौथा वो बिल्कुल सही होगा कि अधिविन्यास के स्वयं के विचारों का निर्माण करना और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी होनहार बुद्धिमान है, कहने का मतलब है आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको पता चल जाए कि कई बच्चे जो होशियार हैं बहुत, तो आप उनके साथ क्या करेंगे, किस तरीके से उनको पढ़ाएंगे। कोई विशिष्ट परियोजना तो नहीं बनानी है दोस्तों, अलग बैठाने से भी कोई मतलब नहीं है उनका, और उससे ऊपर वाली क्लास के विद्यार्थी के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग कर पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।